welcome to the daily Hindu analysis. So we have been doing this from the past 3 weeks, which we try to tell you all the important news which is relevant for your upcoming any of those law entrance examination, or you're preparing for any management examination that is taken just after class 12th. Chalo. So the newspaper, the first page of the newspaper talks about a stampede. Stampede क्या होता है? तो जब भी भगदड़ जिसको बोलते हैं, सारे बहुत सारे लोग आके लड़ाई इन द सेंस इतनी भीड़ हो जाती है, इस वजह से इतना क्योस हो जाता है, सो लॉट ऑफ पीपल डाई इनटू इट. अब हुआ क्या? सो देयर इज दिस वेरी पॉपुलर टेम्पल, मनसा देवी टेम्पल इन हरिद्वार. तो कल वहाँ पे एक र्यूमर फैल गया कि इलेक्ट्रिक लाइन कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिक लाइन, इस वजह से करंट आ गया है. So there was stampede and let's say around 8 people have been found dead. इसमें याद आप कुछ करना चाहते हो तो just remember, in case there is any such incident happening, any such disaster happening, तो उसको रेस्क्यू करने आता है SDRF, which is your State Disaster Relief Fund और State Disaster Response Forces. एक फंड भी बना रखा है इसके लिए, वेयर इन द गवर्नमेंट पुट इन मनी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, ऐसा वहाँ से निकालते हैं, विच इज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. देन देयर इज दिस पर्सनल, लाइक एक भी है विच इज एक कंटिजेंट भी है, जिस स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. So just remember this is something which might help you in your examination. Baki nothing to read from this. Second is the Thailand Cambodia agree to truce negotiations. तो डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कुछ नेगोशिएशंस होंगे. इसके लिए वील हैव अ सेपरेट वीडियो, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर. Probably the video will be out in let's say a couple of days. Just watch it there. There is a separate playlist wherein we try to cover the important topics. वहाँ पे I'll cover this, the Thailand Cambodia issue. चलो, so that is that. Welcome to the daily Hindu analysis by Level Up, and today is your 28th of July. So what a day. चलो, so the first news talks about the Kala Utsav artist in residence. तो हुआ क्या, 2013 में प्रणब मुखर्जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही सेट कि जितने भी हमारे म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, या किसी भी फॉर्म की जो आर्ट है, कल्चर है, उसको वी शुड ट्राई टू ब्रिंग इट टू अ लार्जर स्केल. अगर इंडिया के किसी दबे कोने में कहीं पे कोई आर्ट वर्क हो रहा है, कोई पेंटिंग्स हो रहे हैं, कोई म्यूज़िक है किसी फॉर्म का, तो उसको व्हाट वी शुड डू इज़ वी शुड ट्राई टू गेट इट इनटू द मेन स्ट्रीम. तो उन्होंने 2013 में राष्ट्रपति भवन में हर साल इवेंट शुरू कराया, विच वॉज कॉल्ड एज आर्टिस्ट इन रेजिडेंस. तो उसी चीज़ को हमने कल हमारे राष्ट्रपति भवन में हुआ. एंड यू कैन सी आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, हु इज़ द फर्स्ट ट्राइबल women president of India and the second female president of India, getting this painting from an artist. तो देखो क्या, recently artists of Sorai, Patachitra and Patua art met President Murmu at Rashtrapati Bhavan under Artist in Residence Kala Utsav. तो देखो, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कला उत्सव किसने स्टार्ट कराया था? प्रणब मुखर्जी ने. किस लिए कराया गया था? सो दैट वी कैन रिस्पेक्ट एंड टेल आवर आर्टिस्ट दैट हाँ, हम आपकी कदर करते हैं. तो आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कला उत्सव हुआ. इसमें हमने 3 पेंटिंग्स आर्टिस्ट मिले, 3 पेंटिंग्स के. वन वॉज योर सोहराई पेंटिंग, सेकेंड वॉज योर पत्ता चित्र पेंटिंग, एंड थर्ड वॉज योर पटुआ पेंटिंग. सो रिमेंबर, सोहराई, पत्ता चित्र एंड पटुआ, ये 3 पेंटिंग्स का आप नाम याद रखोगे. चलो, इंट्रोडक्शन. Kala Utsav is an initiative to preserve, celebrate and promote India's living folk, tribal and traditional art forms. यही मैंने आपको बताया. चलो, started by you can say Pranab Mukherjee ji in the year 2013. चलो, it was launched back in 2013 to bring in the writers, thinkers and artists into a creative heart of the president's estate. So he wanted to bring in the writers, thinkers and creators under one roof. That is why he started this initiative called as Kala Utsav. थोड़ा सा समझते हैं सोराई, पत्ताचित्र और पटुआ पेंटिंग के बारे में.
तो योर सोराई पेंटिंग इज एन इंडिजिनस मुराल आर्ट फ्रॉम झारखंड। तो ये जो सोराई पेंटिंग है ना आपकी, ये झारखंड से आई है। कहाँ से आई है? झारखंड से आई है। सवाल आएगा आपके दिमाग में कि व्हाट इज मुराल आर्ट फॉर्म। तो देखो, जब हम पेंटिंग को, कोई भी पेंटिंग को किसी परमानेंट स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, किसी परमानेंट स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब वॉल, कि हमने किसी स्केच पे नहीं बनाया ना, किसी पेपर पे नहीं बनाया, वॉल वगैरह पे बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज म्यूरल पेंटिंग। सो यू कैन सी दिस म्यूरल पेंटिंग एंड इट इज पॉपुलर फ्रॉम झारखंड। So your Sorai painting comes from Jharkhand. Then Patachitra art. Patachitra art is from Bengal and Orissa region. जो आपका उत्कल कोस्ट है, ये जो आपका उत्कल कोस्ट है ना, यहाँ से। So your Patachitra art is coming from here and Patua art is coming from West Bengal. Just remember the name of these three art forms: Sorai, Patua and Patachitra. Patachitra is from Bengal, Orissa. Patua is also from Bengal, Orissa, and Sohrai is a mural form of painting and is from Jharkhand. That's it. You don't have to remember anything extra. Chalo. Don't get into details of all of this. It is not important for you per se. Chalo. Now your second news is about the coconut oil. तो हुआ क्या है? As most of people would know, Indonesia is the largest producer of coconut in the world. Coconut has multiple uses. Edible भी है. It can be eaten also ना. And you get a lot of things from coconut. So India imports also. India is also importing coconut. तो हुआ क्या, अभी इंडोनेशिया वाले रीजन में ना एल नीनो इफेक्ट देखा गया। इट इज़ अ जोग्राफिकल फिनोमिना जिस वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो कोकोनट का प्रोडक्शन कम हो गया है। कोकोनट का प्रोडक्शन, किसी चीज़ का डिमांड उतना ही रहेगा बट सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम हो गया एल नीनो इफेक्ट से। इट इज़ अ जोग्राफिकल फिनोमिना जिस वजह से कोकोनट का सप्लाई कम हो गया। सप्लाई कम हो गया तो इसके प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही थी। डिमांड मान लीजिए उतनी ही थी बट योर सप्लाईज वर stopped. So coconut oil retail prices soared to 460 per kg, highest among all edible oils in India. तो हम लाइक ह्यूमंस इंडिया में बेसिकली 8 से 9 तरीके के एडिबल ऑयल्स हैं। एडिबल ऑयल्स मतलब वो तेल जो आप खा सकते हो, है ना। तो योर सोयाबीन ऑयल, योर कोकोनट ऑयल, देन योर डिफरेंट मस्टर्ड ऑयल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑयल्स, राइट। कैस्टर ऑयल। तो हुआ क्या, कोकोनट ऑयल हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव edible oil. When I say edible, it means it can be eaten. It can be eaten. So coconut oil is extracted from the dried kernel of coconuts. ये जो आप साइड वाला रीजन देख रहे हो ना, ये यहाँ से ऑयल निकाला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कोकोनट ऑयल, used as both food item and in non-edible industries. Out of the 6 lakh tons produced annually, only 4 lakh tons are used for cooking and frying. The rest goes to cosmetics, soaps and hair oils, which means coconut has multiple uses. So it has edible use also and non-edible use also. Non-edible use in the cosmetic industry and different other industries, right? चलो, आप एक चीज़ और याद रखो, जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कोकोनट ऑयल का, समथिंग टू बी रिमेंबर्ड, इज फिलीपाइंस एंड इंडोनेशिया। इज फिलीपाइन, इंडोनेशिया। सो फिलीपाइंस and Indonesia are the leading producer of coconut. अब एल नीनो इफेक्ट वहाँ पे देखा गया है तो प्राइसेस हाई हो गए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया है, सब डिमांड उतना ज़्यादा ही है, सप्लाई कम है। चलो, इंडिया में एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी है जो इंडिया में कोकोनट के डेवलपमेंट पे काम करता है। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऐसे हमारे पास ग्राउंडनट बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉटन बोर्ड है, ऐसे ही कोकोनट बोर्ड भी है। तो कोकोनट बोर्ड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, कानून से बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम करती है। एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री। इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर।
बाकी सारे बोर्ड जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आएंगे, तो इट विल वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन कोची केरला। इससे हम एक चीज़ और डिसाइफर कर सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट कहाँ होता होगा, केरला में, दैट इज़ वाई वी हैव हेडक्वार्टर्स इन केरला। नथिंग टू वरी अबाउट। Important. Third largest coconut producing country in the world. First being, first being your Philippines and then Indonesia. Now what is Iran E3 nuclear talks? देखो, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी से आप न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते हो, और ऑब्वियसली आप इससे एक पीसफुल यूज़ भी ले सकते हो, खाली आप एनर्जी बना के, राइट। तो दुनिया में एक बॉडी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1964 में फॉर्म की गई थी, हेडक्वार्टर है इसका वियना। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉचडॉग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो IAEA करता क्या है, दुनिया में देखता है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी से सिर्फ पीसफुल यूज़ कर रहे हो, सो यू आर नॉट मेकिंग बॉम्ब और लेट्स से एनी वेपन आउट ऑफ इट। 2015 में क्या हुआ, जो आपके P5 कंट्रीज़ हैं सिक्योरिटी के, UNSC के P5, विच इज़ चाइना, US, then your UK, then your France, and then US, UK, France, China, and Russia. So all of these 5 countries and add Germany to it. इसके साथ जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन, ये 5-6 लोग साथ में आए और इन्होंने ईरान के साथ एक डील करी। द डील केम टू बी नोन बाय द नेम JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो JCPOA ये कह रहा था कि ईरान विल यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी, बट इसका सिर्फ पीसफुल यूज़ करोगे, इससे वेपन्स नहीं बनाओगे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टू JCPOA राइट नाउ, बट ये जो यूरोप के 3 कंट्रीज़ हैं, यूरोप के 3 कंट्रीज़, द प्राइमरी 3 कंट्रीज़ ऑफ यूरोप जिससे यूरोप की पूरी इकोनॉमी घूमती है, आर फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी। तो ये E3 जो है ना, आप देखो इस चीज़ को पढ़ो। Amid threats of UN sanctions and following US-Israel strikes, ईरान held frank nuclear talks with the E3 in Istanbul। तो भाई US तो JCPOA से निकलना चाह रहा है कि ईरान इजराइल वॉर चलता ही रहता है। इफ़ यू वांट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईरान इजराइल वॉर, या फिर एक प्लेलिस्ट में स्पेसिफिक वीडियो है, उसको देखना। तो अभी इन्होंने इस्तांबुल, इस्तांबुल इज़ अ कंट्री इन टर्की, इस्तांबुल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। अच्छा, इस्तांबुल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट लाइज इन 2 कॉन्टिनेंट्स, वन इज़ योर एशिया एंड वन इज़ योर यूरोप। तो यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई, और फर्स्ट हाई लेवल टॉक पोस्ट कन्फ्लिक्ट, द इस्तांबुल मीटिंग मार्क द फर्स्ट फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन ईरान एंड E3। ईरान और E3, जब से ये इसराइल ईरान अटैक्स हुए हैं उसके बाद से पहली फॉर्मल मीटिंग है। ये जो E3 है, मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ योर जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो कोर इशू क्या डिस्कस हुए, इट फोकस्ड ऑन सैंक्शंस रिलीफ की, जो भाई US कर रहा है मत करो, ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम एंड द पोटेंशियल ट्रिगरिंग ऑफ द स्नैपबैक मैकेनिज्म अंडर द CPOA फ्रेमवर्क। तो ये बेसिकली यही कह रहे हैं कि आप जो US ईरान है, ईरान अपना पीसफुल यूज़ करते रहो, नॉन पीसफुल यूज़ करोगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, और दैट इज़ दैट, जस्ट रिमेंबर JCPOA। अच्छा, इसमें स्नैपबैक मैकेनिज्म क्या था, देखो जो JCPOA एग्रीमेंट साइन हुई थी, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बिटवीन दीज 5 कंट्रीज कपल्ड अप विद जर्मनी, और इधर से आपका ईरान, तो इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था, तो उन्होंने एक उस अग्रीमेंट में क्लॉज डाला था जिसका नाम था स्नैपबैक मैकेनिज्म। स्नैपबैक मैकेनिज्म ये कहता है कि अगर इट अलाउज इमीडिएट री इम्पोजिशन ऑफ UN सैंक्शंस और ईरान इफ इट वायलेट्स न्यूक्लियर कमिटमेंट बाईपासिंग वीटो पावर एट द UN। मतलब अगर तो ईरान ने इस न्यूक्लियर एनर्जी का नॉन पीसफुल यूज़ किया, बदमाशी करने की कोशिश की,
तो इस पे ना स्नैप बैक मैकेनिज्म लग जाएगा। स्नैप बैक मैकेनिज्म ये कहता है कि भाई तुम पे तुरंत सैंक्शंस लगा देंगे और JCPOA अग्रीमेंट से निकल लेंगे। तो बेसिकली JCPOA न्यूज़ में है, यू स्टडी व्हाट JCPOA इज, यू स्टडी व्हाट E3 स्टैंड्स फॉर, एंड दैट इज इट। ईरान का थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, दैट इज इट। चलो। हाँ अभी देखो, व्हाई इज दिस इन न्यूज़। सो देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर फैशन ब्रांड कॉल्ड बाय द नेम प्राडा, सुना होगा आपने। तो प्राडा ने अभी एक ये चप्पल लॉन्च की, बड़ी महंगी चप्पल लॉन्च की। सोशल मीडिया पे लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई जो प्राडा ने चप्पल बनाई है ये तो इंडिया के महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, वहाँ की फेवरेट मतलब फेमस चप्पल थी। अच्छा, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग भी मिल रखा है। जीआई टैग मिलता है 10 साल तक के लिए। इसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर गुड में अगले 10 साल तक वहीं के लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया पे बहुत प्रेशर बनना शुरू हुआ कि प्राडा शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे हैव इंस्पायर्ड दी स्लीपर्स फ्रॉम कोल्हापुरी स्टाइल। बट प्राडा ने शुरू में मना कर दिया, बट फाइनली प्राडा हैज़ accepted. The Italian luxury fashion brand Prada recently admitted drawing inspiration from India's century-old कोल्हापुरी चप्पल्स। तो आर्ट हमारे 12th-13th सेंचुरी के आसपास कोल्हापुरी चप्पल वर वेरी फेमस एंड इट वाज worn बाय द रॉयल्टी, राजा लोग पहनते थे। ठीक है, उसके बाद ये पॉपुलर होती गई सिटी ऑफ कोल्हापुर महाराष्ट्र, और उसके बाद धीरे धीरे इट गॉट अ जीआई टैग ऑल्सो। बस इशू, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इट। हु वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट? Prada was not accepting it. Now, Prada has accepted that they got inspiration from India's Kolhapuri chappals. Kolhapuri chappal got a GI tag in 2019. So, what becomes important for your examination is that Kolhapuri chappal have been given a GI tag. कोल्हापुरी चप्पल कम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोल्हापुर नाम का रीजन है, उसको जीआई टैग मिल रखा है। प्राडा वाली कंट्रोवर्सी आपसे नहीं पूछेगा, एंड इट इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम वेजिटेबल टैंड लेदर, काओ बफेलो या फिर गोट के लेदर से ये स्लीपर्स बनती हैं। तो योर नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप। तो G20 याद रखो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। G20 में फाइनली एक चीज़ याद रखेंगे कि G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। बेसिकली इसमें 19 कंट्रीज थी और एक यूरोपियन यूनियन था, ग्रुप ऑफ 20। अभी इसमें 2023 में अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया। 2023 वाली G20 हुई थी इंडिया में, तो इसमें ना अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया। यूरोपियन यूनियन पहले था ही, एंड इट हैज़ 19 कंट्रीज इन टोटल। G20 हैज़ नो हेड क्वार्टर, जस्ट रिमेंबर, एंड G20 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। तो G7, G20, ये आपको सारे पढ़ के जाने चाहिए। चलो, नथिंग इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेकंड लास्ट न्यूज़ इज़ योर रिवाइवल ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? यार हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं ना जो कुछ कुछ प्लांट्स की पूजा करती हैं। क्योंकि ये देखो, आपके जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं इससे आपके इधर बहुत ज़्यादा फ्लड्स नहीं आते। इससे आपको फूड सिक्योरिटी भी मिलती है, खाने वाने को भी चीज़ें मिलती हैं, फ्लड्स नहीं आते। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑल्सो आउट ऑफ इट। तो देर आर सर्टेन ट्राइब्स इन इंडिया जो इस टाइप के पेड़ों की पूजा करती है, ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। तो सिरवास विलेज इन राजस्थान सक्सेसफुली रिवाइव द डिग्रेडेड शुदासिद एडवांस्ड अदावत सैक्रेड ग्रुप। तो इस नाम का सैक्रेड ग्रुप है राजस्थान में, जिसको वहाँ के ट्राइबल्स ने सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर लिया है। आप ट्राइब गांव का नाम याद रखो, सिरावस विलेज। आप सैक्रेड ग्रुप का नाम याद रखोगे, डिग्रेडेड चौदासिद अदावत सैक्रेड ग्रुप। वेयर इज इट? इट इज़ इन राजस्थान। पीपल ऑफ राजस्थान हैव सक्सेसफुली protected it. And why is sacred grove so important? Because a lot of tribes worship it. वर्शिप क्यों करते हैं? क्योंकि यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू गेट फूड सिक्योरिटी, वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती है, फ्लड्स वगैरह में बचाता है। दैट इज़ दैट सैक्रेड ग्रूव्स इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, फॉर नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडे। यू डोंट हैव टू रीड ऑल ऑफ दिस। थोड़ा सा एक बार ये नाम पढ़ लोगे तो अगर एग्जाम में पूछ लेता है ये what do you understand by all of this, so you know all of these are sacred grooves, sacred for now।
that is it. I'll probably meet tomorrow now. I hope you have been watching these videos. Make sure that if you have started watching it recently, you are covering all those backlog videos. आप 2x पे उसको देख लो, but you will be able to find out the important topics for your examination and what all you have to be kept in your mind. So even if you are planning for your CR, language, a passage, or let's say GK per se, and this is gonna be helpful in your legal reasoning also. So a lot of questions, a lot of things that you will come across in your examination would be coming from these slides. I'm very sure about it. In case you have recently started watching it, please rewatch all those videos that you have left. And in case you have any doubts, you can drop us a comment so that I can get back to you. For now, thank you so much. I'll probably meet tomorrow now. Thank you.